So, what we were talking about is that we have already talked about, you see, nominal scale. Now, coming to this ordinal scale have two or more categories, but they are different from nominal scale. The simple reason why they are different, because these categories which are mentioned in ordinal scale, my dear friends, these are ranked. And these ranked, why these are ranked? Because these are ranked in order to determine the differences between the categories. Because you are actually interested in measuring the differences between these two categories, two or more categories. That's why इसे जो है रैंक पहले से होती है, इसीलिए इसे ऑर्डिनल मीन्स विच आर बीइंग पुट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. ये पहले से ही ऑर्डर में बनी होती, पहले से ही रैंक्ड होती है, इसलिए हम इसे ऑर्डरली स्केल कहते हैं, ऑर्डरली स्केल समझते हैं. While we rank these orderly categories, while we order these categories, they do not carry a numerical value. ये इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती. ऑर्डर जरूर होता है परंतु न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती. न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, they can only measure how one value is greater than other value. How one value is greater and other is smaller or other is lesser. ये होती ही ऐसी है ऑर्डरली. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है इसमें. एग्जाम्पल, यदि आप किसी से पूछते हैं कि वह दिन में कितनी बार टेलीविजन पर फिल्में देखते हैं, या दिस इज अ क्वेश्चन यू आर आस्किंग. दिस मीन्स व्हाट माय डियर फ्रेंड? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल इतना सा है कि उनकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं आप. यदि प्रतिक्रिया सामने आती कि बहुत बार, प्रतिक्रिया आती है अक्सर, प्रतिक्रिया आ सकती है कभी कभी, प्रतिक्रिया ये भी आ सकती कभी नहीं. रिस्पॉन्स में कम, रिस्पॉन्स आर क्वाइट ऑफन, वेरी ऑफन, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, नेवर. And you can easily ascertain if the answer is very often. Very often is quite more than frequently. Frequently is quite more than sometimes. And my dear friends, sometimes is more than never. This is what is the orderly scale all about. This is what is the ordinal scale all about. और यहीं पर हम जो है ऑर्डिनल स्केल्स, इस प्रकार से जब उनका मेज़रमेंट होता है तो यहाँ पर हम ऑर्डिनल स्केल के बारे में बात कर लेते हैं. ऑर्डिनल स्केल के बारे में हम इस प्रकार से चर्चा कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स. गोइंग फॉर क्या मतलब होता है? अब ऑर्डिनल स्केल की हम लगातार बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इन प्रतिक्रियाएं क्यों लेते हैं? प्रतिक्रियाओं से तात्पर्य क्या है हमारा? प्रतिक्रियाओं से यहाँ पर मतलब क्या है मेरा? वाई आई एम आस्किंग अबाउट प्रतिक्रियाएं, वाई आई एम आस्किंग अबाउट द रिस्पॉन्सेस, वाई आई एम कंसर्न अबाउट द रिस्पॉन्सेस? बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, taking responses from the respondents, taking responses from the informants, we will be able to know that someone who is responding like frequently, someone who is responding like sometimes, or someone who is responding like quite often, very often. This means what? This means all these responses has a numerical value. No, my dear friends, none of this response has numerical value. I have already said in the beginning, no of the response has any numerical value, but we can assess
these responses as how far they are from each other. इन रिस्पॉन्सेस की कोई नंबर नहीं होने के बावजूद, कोई इनकी संख्या नहीं होने के बावजूद भी हम इसमें यह असेसमेंट कर सकते हैं, हम इसमें यह पता कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इनमें आपस में दूरी कितनी है, इनमें आपस में डिस्टेंस कितना है। और यदि जब हम ये पता कर लेते हैं इनमें आपस में दूरी कितनी, इनमें आपस में डिस्टेंस कितना है माय डियर फ्रेंड्स, तो इससे हम इस तरह की स्केलिंग को हम नॉर्मली बोलते हैं ऑर्डिनल टाइप ऑफ स्केल्स। क्या मतलब होता है ऑर्डिनल टाइप, समझ गए हैं अब आप? नॉमिनल टाइप ऑफ स्केल समझ गए हैं। नाउ कमिंग टू these two are the discrete variables. Two types of discrete variables are there. Number one nominal, number two was ordinal. Now going further, continuous variables. What are continuous variable? Continuous variable क्या होते हैं, या quantitative variables क्या होते हैं? Number one is interval variables, दूसरे को हम बोलते हैं रेशियो स्केल। क्या होते हैं इंटरवल वेरिएबल्स, क्या होते हैं रेशियो स्केल, क्या होते हैं? आइए एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। इंटरवल स्केल में एक संख्यात्मक मान होता है जो एक सातत्व पर मापा जाता है। सातत्व का मतलब होता है कंटिन्यूटी। इंटरवल आप जानते हैं 10 मिलीमीटर टू 15 मिलीमीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस स्क्रू? The size of this screw is between 10 to 15 millimeter. एक ऑप्शन हो सकता है between 15 mm to 30 mm, 20 mm. एक ऑप्शन हो सकता है between 20 mm to 25 mm. This means what? This means interval scales have a numerical value. This means these numerical values are measured on quantinum. And these intervals between the items, interval between the values are equal. Not only equal, my dear friends, they have some number associated with them. ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, इनमें नंबर्स होता है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक इंटरवल हो सकता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एक इंटरवल हो सकता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटरवल स्केल। एंड न्यूमेरिकली इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द स्केल represents equal values in the characteristics being measured. पैमाने पर जब हम संख्यात्मक रूप से समान दूरी मापी जा रही है तो विशेषता में समान मूल्यों का ही वह प्रतिनिधित्व। इट परमिट्स कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना करने की जो है अनुमति देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्लास ऑफ वाटर हैविंग अ टेम्परेचर इंटरवल ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट इज वाटर हैविंग अ टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक दूसरा ग्लास ऑफ वाटर है हैविंग अ टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों में कंपैरिजन आप आसानी से इंटरवल स्केल के माध्यम से आप आसानी से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू वन मोर इज रेशियो स्केल। व्हाट इज रेशियो स्केल? ये ध्यान रखिएगा, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? अब ये भी हम आगे जाके देखने वाले। रेशियो स्केल्स आर ऑल्सो मेजर्ड ऑन कॉन्टिनम एंड हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन ratio and interval scale is, in ratio scale there is an absolute zero. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये समझ में ही नहीं आएगा नहीं तो ये क्यों, क्योंकि ये दो तरह के स्केल में डिफरेंस ही यही है बस, केवल इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। इंटरवल स्केल में
एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है। रेशियो स्केल में there is absolute zero, and this zero on the measurement scale, ratio scale, indicates that there is no value of that scale, or that the property being measured is completely absent at the zero level। जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर कर रहे हैं वह जो है उसमें वह प्रॉपर्टी उसमें है ही नहीं। इट इज कंप्लीटली एब्सेंट और इट इज जीरो। जीरो का मतलब है एब्सेंस। रेशियो स्केल में पूर्ण शून्य होता है, इंटरवल स्केल में पूर्ण शून्य कभी भी नहीं होता। इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, रेशियो स्केल, हाइट, क्या हाइट कभी शून्य, वेट शून्य, करेंसी शून्य, मास शून्य। द टर्म रेशियो which means a comparison of two quantities implies that you can use the ratio of measurement। रेशियो स्केल में उदाहरण में जो है बहुत सारे उदाहरण हैं। दो मात्राओं की तुलना कर सकते हैं हम, मापों का अनुपात का हम उपयोग कर सकते हैं। हाइट इज टू वेट, हम अनुपात यहां पर नाप सकते हैं, और अनुपात यहां पर जीरो भी हो सकता है रेशियो स्केल में। इट possesses all the properties of the nominal, ordinal and इंटरवल स्केल। इन सब की जो है सभी तरह की प्रॉपर्टी इस रेशियो स्केल में होती है। इट हैज़ एन एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। इट इज़ मीनिंगफुल टू कंप्यूट रेशियोज ऑफ स्केल वैल्यूज। स्केल के मूल्यों के रेशियो की गणना करना हमेशा सार्थक भी होता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ओनली प्रोपोर्शनेट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू bx, whether b is a positive constant are allowed। all statistical techniques can be applied to ratio data। एक सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात होती है, इसीलिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ज़्यादातर रेशियो डाटा का प्रयोग करते हैं। क्यों? वाई? Because in ratio data we can apply all types of statistical techniques so as to draw some results, so as to obtain the results, so as to obtain the inference, so as to obtain the conclusions। सभी तरह की सांख्यिकी तकनीकों को रेशियो डेटा में लागू किया जा सकता है। अब ये फिर से एक चित्र आपके सामने आ गया है, इससे बिल्कुल साफ एकदम समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? नॉमिनल स्केल में हमने बात की थी केवल नाम की। ऑर्डिनल स्केल में नाम के साथ में उसमें ऑर्डर भी था, रैंक भी थी। इंटरवल स्केल में नाम भी है, ऑर्डर भी है, और कुछ प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल्स भी है इसमें। ये इंटरवल स्केल और ये, परंतु ये चौथा एक और आ गया जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल की सभी विशेषताएं मौजूद है। और यह इट कैन एकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो ऑल्सो। दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों के बीच में आपको थ्योरेटिकल जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि यदि हम लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम मेजरमेंट और स्केलिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हाउ टू डू साइंटिफिक मेजरमेंट, हाउ टू डू मेजरमेंट सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो while applying these methods in our own research। ये जो मैंने बात की थी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फिगर्स के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं। एक और चित्र आपको आया है, चित्र मैंने इसीलिए डाला है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से जो है यह चार प्रकार के जो है मेज़रमेंट के
स्केल, क्योंकि दो दो ऊपर वाले क्वालिटेटिव मेजरमेंट से संबंधित है, नीचे के दो इंटरवल एंड रेशियो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से संबंधित है। नॉमिनल स्केल असाइनिंग नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स, रनिंग की कंपटीशन हो रही है, नंबर असाइन कर दिए, पीछे उसके रनर के जो है पीछे एक नंबर असाइन किया हुआ 7, किसी को 8, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 12, किसी को 15। दिस इज क्यों? क्योंकि ये तो केवल नाम दिया हुआ है, बस केवल, दैट्स इट। परंतु यदि हम ऑर्डर बना देंगे, इट मीन्स हु ऑब्टेन द फर्स्ट प्लेस, हु ऑब्टेन द सेकंड प्लेस, हु ऑब्टेन द थर्ड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, यदि थर्ड प्लेस में मैं लिख दूं 7वां नंबर, यदि सेकंड प्लेस में मैं लिख दूं 8वां नंबर, और तीसरा नंबर में फर्स्ट प्लेस में लिख दूं, इट मीन्स नॉमिनल विथ रैंक विथ ऑर्डर्स, नेम विथ रैंक एंड ऑर्डर्स। 7 नंबर को मैंने तीसरी पोजीशन पे बैठा दिया है, 8वें नंबर को मैंने दूसरी पोजीशन पे बिठा दिया, और तीसरे नंबर को मैंने पहली पोजीशन। दिस इज ऑर्डिनल। अब इस ऑर्डिनल को मुझे इंटरवल में कन्वर्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग करना है 0 to 10 स्केल पर। परफॉर्मेंस रेटिंग यदि मैंने की तो 8.2, 9.1, 9.6, ये 3 तरह के रिजल्ट मेरे सामने आए। परफॉर्मेंस रेटिंग 0 से 10 स्केल में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रेटिंग 9.6 फर्स्ट प्लेस की थी। अब इसको मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स जब मैं रनिंग की बात कर रहा हूं तो उसमें रेशियो आता टाइम टू फिनिश इन सेकंड्स। यदि 100 मीटर की दौड़ है तो इस 100 मीटर की दौड़ को कितने सेकंड लगे फिनिश करने में, दिस इज व्हाट इज द रेशियो स्केल। These are the primary scales of measurement। जब हम मेजरमेंट टेक्निक की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब हम स्केलिंग टेक्निक की बात करते हैं, तो इन सब बातों को जो है आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ और सम पॉइंट्स टू रिमेंबर एज फार एज मेजरमेंट scales are social science research usually examines research where it is difficult to pinpoint specific causes. It involves research where many things influence a phenomenon. कई सारे घटना को से अब कौन कौन से फैक्टर्स हमको ये देखना है, कितने तरह के फैक्टर्स है और कौन से फैक्टर्स है, कौन से जो है नॉमिनल स्केल में है, कौन से ऑर्डिनल स्केल में है, कौन से फैक्टर्स इसमें इंटरवल स्केल में है और कौन से फैक्टर रेशियो स्केल में। ये बात हमको जो है समझ में आनी चाहिए, ध्यान में रखें। नाउ गोइंग फर्दर, हाउ टू मेजर द वेरिएबल्स। वेरिएबल से सरल घटनाओं की सीधे माप कर सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या बालों के रंग को मापा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल वेदर हेयर कलर, इफ यू वांट टू मेजर हेयर कलर, if you want to measure age, you can, if you want to measure income, you can, पर कई सारी चीजों में इनडायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये दीज आर सम कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, जो मैंने आपसे भी बात की। क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स शामिल होते हैं, एक से ज़्यादा कारण उसमें शामिल होते हैं। अब जब एक से ज़्यादा कारण शामिल होते हैं तो उसमें मेजरमेंट कैसे करें वेरिएबल्स का, उसके भी तरीके हैं, उसकी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उसकी भी जो है साइंटिफिक टेक्निक है। उसके लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स दैट मेजर ओनली 1 or 2 डायमेंशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। जो जटिल अवधारणा है उसमें केवल एक या दो आयामों को ही हम मापने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आप यदि सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और यदि उसमें एक चर यदि आपने चुन लिया है आय, और
आप आय को चुन सकते हैं, दूसरा हो सकता है शोधार्थी वो सामाजिक वर्गों को चुन सकता है, कोई एक और शोधार्थी हो सकता है वो किसी और अन्य चर को चुन ले। अलग अलग चरों के आधार पर, अलग अलग वेरिएबल्स के आधार पर भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की पहचान की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा, जब हम मेज़रमेंट ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं, जब हम चरों के मापन की बात करते हैं, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है चर की अवधारणात्मक परिभाषा। जी, चर की अवधारणात्मक परिभाषा वो होती है जो हमें ये समझाती है कि चर क्या करने का प्रयास करे, व्हाट द वेरिएबल इज अटेम्प्टिंग टू कैप्चर। दूसरा होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल का मतलब है हाउ दिस वेरिएबल विल बी मेजर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टडी। हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, अध्ययन के संदर्भ में चर को कैसे मापा जाए, कैसे उसका मापन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, वापस से वही एग्जाम्पल ले लेते, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति। मैंने आपको बताया कई सारी चीजें हैं, कई सारे चर हैं। एक चर है आय, एक चर है शैक्षणिक स्तर, एजुकेशनल लेवल एक जो वेरिएबल हो सकता है, एक वेरिएबल सामाजिक वर्ग हो सकता है, एक वेरिएबल ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज या व्यावसायिक प्रतिष्ठा हो सकती है। अलग अलग चर हैं इसमें। अब इन अलग अलग चरों के माध्यम से हमें जो है अपना अध्ययन सुनिश्चित करना, उसके लिए सबसे जरूरी है पहले हम इनकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन बनाएं, कंसेप्चुअल डेफिनेशन के बाद इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आय को आप चुन रहे हैं तो सामाजिक आर्थिक स्थिति की ऑपरेशनल डेफिनेशन आपको आय के संदर्भ में बनानी पड़ेगी कि आय किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये दो चर हैं आपके सामने, दो वेरिएबल्स हैं, एक है आय और दूसरा है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। हाउ दिस इनकम इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली or a person or a group of persons. This is what is measurement of variable. Conceptual definition भी बहुत important है, क्यों? क्योंकि conceptual definition से ही हमें समझना पड़ेगा कि इसकी जटिलता क्या है, फिनोमिनन की। क्योंकि सामाजिक आर्थिक जब हम सामाजिक आर्थिक स्थिति की जब हम बात करते हैं, परिस्थिति की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी जटिल अवधारणा है। इस जटिल अवधारणा को समझें कैसे, उसको समझना पड़ेगा। वो समझेंगे जब समझेंगे जब हम उसकी अवधारणात्मक एक निश्चित अवधारणा बना लेंगे। और ये निश्चित अवधारणा जटिल घटना को समझने के लिए सबसे आवश्यक होती है। उसी प्रकार ऑपरेशनल डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि हम ऑपरेशनल डेफिनेशन गलत बना लेंगे तो इससे एक अनुचित या गलत चर के चयन से भी हमारा अध्ययन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। Because if we choose incorrect or inappropriate variable, because our operational definition was wrong, we have wrongly formulated the operational definition, उससे हमने एक ऐसे inaccurate, inappropriate, incorrect variable को choose कर लिया which can negatively influence the study and study results. परंतु यहाँ पे याद रखने योग्य बात है, रिमेंबर दैट स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स मेजरमेंट में ऑलवेज बी इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट बिकॉज यू मे नॉट बी एबल टू फाइंड अ वेरिएबल that captures all aspects of a
कंसेप्ट कंप्लीटली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो है स्थितियाँ बहुत ही जटिल होती है, कई सारे फैक्टर्स एक साथ, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, कई सारे फैक्टर्स हैं उसमें काम करने वाले, एक फैक्टर से सामाजिक आर्थिक परिस्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है ऐसा कहना जो है कदापि रूप से संभव नहीं होता है। क्यों? वाई? बिकॉज ये बहुत ही जटिल अवधारणा है और ऐसे चर को खोज पाना बहुत ही मुश्किल होता है या असंभव हो जाता है जो किसी अवधारणा के सभी पहलुओं पर एक साथ प्रकाश डालता है। एंड दैट्स वाई योर गोल शुड बी व्हाट शुड बी योर गोल। ये तो बात मैंने कह दी सर, दिस इज इम्पॉसिबल, बट व्हाट शुड बी योर गोल शुड बी टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, to select the best possible variable to describe that complex concept। उस जटिल अवधारणा को समझाने के लिए आपको सर्वोत्तम संभव चर का चयन करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हियर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने की आवश्यकता होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से ही आप समझेंगे कि मैं सर्वोत्तम संभव चर का चयन किस प्रकार से करूं। हाउ कुड आई बी एबल टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट पॉसिबल वेरिएबल्स एज फार एज माई ओन रिसर्च स्टडी इज कंसर्न। एंड व्हेन रिसर्चर वांट टू चेक ऑन द एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी भी चेक करते हैं हम इसके बाद, रिजल्ट्स के बाद में एक्यूरेसी चेक करने की बात आती है, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी how far our operational definition is accurate। हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन कितनी सटीक थी उसकी भी जांच कर सकते हैं हम, उसकी वैधता की भी जांच कर सकते हैं हम, उसकी विश्वसनीयता की भी जांच कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म वैलिडिटी टेस्ट, वी कैन परफॉर्म टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑल्सो, एंड वैलिडिटी रेफर्स to the extent to which measurement process truly measures the variable that it claims to vary। यही तो जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर की सबसे प्रमुख विशेषता है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपने किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को यूज़ भी किया है, कोई मेजरमेंट को यूज़ भी किया है, तो उस यूज़ करने के बाद आप ये भी जांच सकते हैं कि इसकी वैधता कितनी है, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट इट ट्रूली मेजर्स द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू मेजर। एंड रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता भी नाप लेता है, कितना विश्वसनीय ये टेस्ट, आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया है, आपने जो रिजल्ट्स दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं, ये कितने विश्वसनीय हैं, इस रिलायबिलिटी टेस्ट को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द मेजरमेंट पार्ट। इसके बाद में कुछ समय और लूँगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स टू प्लीज़ गिव मी हाफ एन आवर मोर so that I can complete my scaling techniques also. Summing up this measurement, you see about the variables. What are called variables are data items which can be used to measure property or characteristics. Variable is a characteristics or quantity of phenomenon that can be measured or quantified. Variables are essential to correlational and experimental research. जब हम प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, जब संबंध परक अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए वेरिएबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, चर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिना अवधारणा और परिकल्पनाओं का परीक्षण कर पाना संभव नहीं हो पाता। वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टेंट टू क्वांटिटेटिव रिसर्च बिकॉज दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स प्ले अ की रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द मेथड्स and tools in the study and thus influence the results of the study. When choosing variables, the best way to conduct a literature review and see what variables have been used in similar studies. Whether there is not a possibility, researcher may find it useful to pretest their choice of variables to make sure they provide the expected results.
It is also advisable to use multiple variables to measure the same concept. This helps the researcher to identify which variables are the most appropriate, और उद्देश्य यही होता है हाउ टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट सूटेबल वेरिएबल. उसका एक तरीका है टू टेस्ट मल्टीपल वेरिएबल्स so that we can obtain a most appropriate scientific variable that is responsible for our research. Variables are of two types: independent, dependent variables. चर मापन के पैमाने हमने पढ़े हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स. एक छोटी सी सेल्फ चेक एक्सरसाइज मेजरमेंट की है. क्या होता है मेजरमेंट? विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल? यदि आप यूट्यूब पे हैं तो कृपया इसका आंसर ABCD में से टाइप करिए, और यदि आप मेरे साथ जूम पे हैं तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर दिस. विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल? इसमें से नॉमिनल स्केल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? प्लीज यस, राइट आंसर इज एग्जाम ग्रेड्स. Measurement is any time numbers are used. The use of numbers to represent concepts. The primary concern of statistical power. All of the above is the correct answer. State true or false statistical techniques that may be used on interval scale. Data include all those that can be applied to nominal, ordinal and ratio data. Whether this is true or false. क्या statistical technique हम nominal, ordinal सभी तरह के जो है स्केल में हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं? दिस इज़ फॉल्स. मैंने आपको बताया रेशियो स्केल में हम सभी तरह के स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं. रेशियो स्केल्स आर एग्जैक्टली लाइक इंटरवल स्केल एक्सेप्ट दैट दे हैव ट्रू 0 पॉइंट. दिस इज करेक्ट. ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू रेशियो डाटा. दिस इज अगेन करेक्ट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्केलिंग टेक्निक्स पे आते हैं. अनुमापन की विधियाँ क्या होती है? अनुमापन की सामाजिक अनुसंधान में महत्व का परिचय जो है कराने का आपको प्रयास करूँगा. स्केलिंग टेक्निक्स में हम बात करेंगे महत्व की. थर्स्टोन स्केलिंग, लीकर्ट स्केलिंग और गटमैन स्केलिंग टेक्निक की बात इस यहाँ पे करना चाहूँगा. अब ये होती क्या है स्केलिंग टेक्निक? क्या मतलब है स्केलिंग टेक्निक का? क्योंकि जब एक रिसर्चर सहमति या असहमति, फेवरेबिलिटी और अनफेवरेबिलिटी या ऐसे कई प्रकार के विकल्प के माध्यम से उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण ज्ञात करता है या उनसे राय प्राप्त करता है या उनकी धारणाओं के बारे में जब बात करता है तो उसको रिसर्च में व्यक्त किस प्रकार से करे? उसको रिसर्च, क्योंकि रिसर्च इज ऑल अबाउट यू सी एनालिसिस ऑफ द डाटा. रिसर्च इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. रिसर्च इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स. अब उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ कैसे करें? क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा है. सहमति ले ली हमने, असहमति कुछ लोगों ने दे दी है. कुछ लोग बोल रहे हैं फेवरेबल है, कुछ लोग बोल रहे हैं अनफेवरेबल है. दृष्टिकोण हमने ज्ञात किया, कई जगह राय हमने ली, कई जगह धारणाओं की बात की. अब इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई कैसे करें माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है दृष्टिकोण या राय की तीव्रता को दृढ़ता से सहमत होना, असहमत होने जैसी प्रतिक्रियाओं के रूप में भी व्यक्त किया जाता है. दृढ़ता से मैं असहमत हूं सर, 100%, 100%, 100% रूप से मैं दृढ़ रूप से असहमत हूं, ऐसा भी लोग कहते हैं. स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री. तीव्रता का मापन और ये शब्दों की तीव्रता की अभिव्यक्ति माय डियर फ्रेंड्स, इसे मात्रात्मक रूप से निर्धारित करना, मात्रात्मक रूप से उसे अभिव्यक्त करना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, दिस इज द मोस्ट टिपिकल जॉब. और स्केलिंग टेक्निक्स में हम यही काम करते हैं. स्टैटिस्टिकल स्केलिंग टेक्निक्स में हम काम यही करते हैं. बियॉन्ड द लेवल ऑफ टेक्सचुअल एक्सप्रेशंस माय डियर फ्रेंड, टेक्सचुअल इंटेंसिटी, we used to quantify this textual impressions, we used to quantify this textual intensity in
numbers. We want to give these textual intensity the numbers. अब नंबर कैसे दिए जाए? हाउ टू क्वांटिफाई टेक्सुअल इंटेंसिटी? शाब्दिक तीव्रता को अंकों में हम कैसे व्यक्त करें? ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। कैसे व्यक्त करूं अंकों में मैं? क्यों? क्योंकि मात्रात्मक अंकों में राय, दृष्टिकोण की तीव्रता, परिमाण को व्यक्त करना बड़ा बड़ा कठिन काम होता है। एंड दिस इज अ टेक्निक, यही एक टेक्निक है स्केलिंग की, फ्रॉम विच यू कैन गिव quantitative numbers, you can assign numbers to the opinions, to the attitudes which you have measured, which you have obtained from the informants, which you obtained from the respondents during your study. एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर। सार्वजनिक कार्यालय, फॉर एग्जाम्पल योर ऑफिस, वहां पे आप यू वांट टू सी द करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस। यदि वहां पर आने वाले लोगों का एटीट्यूड मेजर करूं कि व्हाट इज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस, तो क्या मैं उसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकता हूं? यदि मैं संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसका स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कैसे करूंगा? प्रतिक्रिया मेरे पास में है, प्रतिक्रिया की तीव्रता समग्र रूप से मेरे पास में है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यंग अर्बन वोटर, फॉर एग्जाम्पल ये हिंदी में देखिए, फॉर एग्जाम्पल यदि युवा शहरी मतदाता जिसकी उम्र 18 से 20 के वर्ष के बीच में, सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार के प्रति रवैया, यदि आपने मेजरमेंट के बाद जब आपने उसको 1 से लेकर 7 तक की एक स्केल असाइन की थी, तो वहां पे एक रवैया 5.7 पाया जाता है। या आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं यदि हम स्केलिंग टेक्निक का प्रयोग करेंगे। इसीलिए चर की माप और स्केलिंग को समझना मात्रात्मक अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका है। चलिए समझ लेते हैं हम अर्थ क्या होता है। What is the meaning of scaling? Scaling is a process of arriving at a set of statements to measure attitude, to measure opinion, to measure the perception. This is known as scaling. दृष्टिकोण, राय, धारणा को मापने के लिए कथनों के एक सेट पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग किसी नियम के अनुसार दृष्टिकोण या राय से संबंधित कथनों की एक पूर्व परिभाषित व्यवस्था है, माय डियर फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन फॉर द यूज ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज सिंपल। एक एग्जाम्पल, इफ अ सिंगल स्टेटमेंट, डू यू वांट अ विमेन कंटेस्टेंट टू बी इलेक्टेड एज सरपंच ऑफ योर विलेज। एक मैंने प्रश्न पूछा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्या एक महिला उम्मीदवार को आपके गांव के सरपंच के रूप में चुना जाए? एक गांव में गया, मैं पूछा मैंने प्रश्न, उत्तर आ सकते हैं मेरे पास में, उत्तर मेरे पास में हाँ और नहीं के रूप में भी आ सकते हैं। उत्तर मेरे पास में कुछ प्रतिक्रियाओं के रूप में भी आ सकते हैं। सहमत हूं सर, पर असहमत हूं, कुछ बोलते असहमत हूं, कुछ मेरे को बोलते दृढ़ता से मैं सहमत हूं सर, ऐसा तो 100%, 100% होना ही चाहिए। मेरे गांव से जो है महिला सरपंच ही चुन के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे गांव में जनसंख्या में 60% महिलाएं हैं। ये उसका उत्तर है, दृढ़ता से सहमति दे रहा है भाई। कुछ सहमति दे सकते, कुछ असहमति दे सकते, कुछ दृढ़ता से असहमति भी दे सकते, कुछ डोंट नो एनीथिंग, डोंट वांट टू से एनीथिंग, कुछ नहीं कह सकते, ऐसी भी राय आ सकती है। अब इन सब का जो है, आई थिंक हम पीछे चले गए शायद, यस 2.1
स्केल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ मेजरमेंट, विवरण, ऑर्डर, दूरी, ओरिजिन। टाइप ऑफ स्केलिंग की हम बात कर लेते हैं अब। विभिन्न प्रकार के टाइप्स हैं, 3 प्रकार की स्केलिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। थर्स्टोन स्केलिंग, लीकर्ट स्केलिंग एंड गटपेन स्केलिंग। विद इन 10 मिनट्स I will finish. Please give me 10 minutes more. Uh, Respected browser, please give me 10 minutes more. Thurston scaling. Am I audible properly? Okay, okay. तो Thurston scaling की इसका एक तरीका है. Thurston scale is a number of agree, disagree. Characteristics इसकी मुख्य विशेषताएं. Mean or median is always calculated. Since each option is weighed, the mean and median is calculated for each option. ओनली अग्री एंड डिसअग्री ऑप्शन, ये 2 तरह के ऑप्शन होते हैं. द रिस्पोंडेंट मेक अ सिलेक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट. यूजेस, इसके यूजेस आप जानते हैं. मार्केट रिसर्च सर्वे में जो है बहुत ज़्यादा काम आता है. उत्तरदाता का जब दृष्टिकोण मेज़र करना है कोई विशेष सब्जेक्ट पर, उसका दृष्टिकोण को मापना है, तो ये बहुत काम आता है. राय को मापने वाले सर्वेक्षण में भी यह काम आता है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट में भी लगातार यह काम आता है. लिकर्ट स्केलिंग है दूसरा, दृष्टिकोण को मापने के लिए अत्यधिक लोकप्रिय साधन है. दृष्टिकोण को मापता है, ध्यान रखिए दोनों में फ़र्क है. यह दृष्टिकोण को मापता है. उत्तरदाता इस बात की जांच करके अपने स्वयं के दृष्टिकोण को संकेत देती है कि वह कितनी दृढ़ता से सहमत हैं और असहमत. वहाँ पे केवल सहमति और असहमति लेते हैं, परंतु यहाँ पे दृढ़ता का परीक्षण करते हैं. हाउ स्ट्रांगली दे एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट. इसमें रिस्पॉन्सेस होते हैं. स्ट्रांगली अग्री, अग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. ऐसे 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल पर हम जो है लिकर्ट स्केल को बनाते हैं नॉर्मली. या 5 पॉइंट या 7 पॉइंट. 5 पॉइंट है दृढ़ता से सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और दृढ़ता से असहमत. दिस इज 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल. एक उदाहरण और है. दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ यू सी 5 पॉइंट इम्पॉर्टेंस. जब हमको किसी चीज़ की देखनी है तो हम 5 ऑप्शन दे सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट, स्लाइटली इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट. क्वालिटी यदि हमको मापन करना है, अगेन वी कैन हैव 5 पॉइंट स्केल. एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर. लिकर्ट स्केल के कुछ प्रमुख गुण. दे हैव एडवांटेज दैट दे डू नॉट एक्सेप्ट अ सिंपली yes और no आंसर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, बट रादर अलाउ फॉर डिग्रीज ऑफ ओपिनियन एंड इवन नो ऑप्शन एट ऑल. क्वांटिटेटिव डाटा जो है इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, विच मीन्स दैट डाटा कैन बी एनालाइज विथ रिलेटिवली. अब दोनों में अंतर क्या होता है, थर्स्टन और लिकर्ट स्केल, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्स्टन स्केल is an attitude scale consisting of items in the form of statements. Statements agree, disagree. दो ही तरह के इसमें ऑप्शंस होते हैं थर्स्टन स्केल. बट लिकर्ट स्केल, दिस इज मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड in not only in terms of agree or disagree, but to the intensity how they agree, to the intensity how they disagree. 5 point 7 point scale पर जो है इसे बनाते हैं. गटमैन स्केलिंग इज ऑल्सो नोन एज कम्युलेटिव स्केलिंग. स्केलोग्राम एनालिसिस भी बोलते हैं इसे. comprises of set of statements of item that are arranged in order. Gutman scaleogram collects responses categories as yes, no, agree, disagree for each item. The affirmative responses are given 1 and 0 for negative response. The respondent score is obtained by summing up the score for all the items. On a Gutman scale, items are arranged in an order so that individuals who agree with a particular item also agree with items of lower rank. This is science. My dear friends, those who love to eat ice cream. Number 4, मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है. वह आइसक्रीम के पास जाने के लिए भी तैयार रहेगा, आइसक्रीम को स्मेल करने के लिए भी तैयार रहेगा, आइसक्रीम को खाने के लिए भी तैयार रहेगा. नंबर 4 ऑप्शन है, मतलब 1 2 3 में भी यस है उसका. 3 है मतलब 1 और 2 में, बिकॉज ही इज विलिंग टू ईट आइसक्रीम.
Those who are willing to eat ice cream, they must be willing to smell ice cream, they must be willing to be near to ice cream. You, you see the magic of such type of scaling techniques. यू सी इसकी क्रमबद्धता देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी क्रमबद्धता, किस तरह से इसको क्रमबद्ध रूप से अरेंज किया गया है. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड स्केलिंग. स्केलिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट तो हमने नंबर देने के लिए किया था, अब नंबर को स्केलिंग में कन्वर्ट करना. स्केलिंग इज एन एक्सटेंशन. स्केलिंग इज क्रिएटिंग अ रेंज और कॉन्टिनम ऑन विच measured objectives are located. Measurement of attitude, favorable, unfavorable. Scale creates 4 levels, 5 levels, 7 levels also. Measurement assigns the numbers 1, 2, 3, 4. Now again, a small self-check exercise is coming before you as far as the second part scaling is concerned. Please answer. I would request you to all please participate and answer the क्वेश्चंस विच आर कमिंग बिफोर यू. ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, कृपया इसका यदि उत्तर देंगे तो मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता होगी, अत्यंत ही खुशी होगी. विच टाइप ऑफ स्केलिंग टेक्निक फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज, अग्री और डिसएग्री में किस तरह की स्केलिंग टेक्निक को हम यूज़ करते हैं. आंसर यस, आंसर इज थर्स्टोन स्केलिंग टेक्निक. एक और क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ स्केलिंग टेक्निक फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज आर यूज. सेटिस्फैक्शन, वेरी सेटिस्फाइड. यदि सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है तो वेरी सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड. 5 पॉइंट स्केल है, 5.7 पॉइंट स्केल हम लीकर्ट स्केलिंग टेक्निक में यूज करते हैं. आंसर इज लीकर्ट. नाउ one more question, please state true or false. In Gutman scale on 5-point quiz, if a person gets to question 3 and then stops, it implies that they do not agree with question 4 and 5. यदि तीसरे प्रश्न पे जाता है और चौथे और पांचवे पे रुक जाता है तो क्या इसका यह मतलब है कि वह चौथे और पांचवे से अग्री नहीं करता? नो माय डियर फ्रेंड्स, कतई जरूरी नहीं है कि तीसरे पे रुक गया, चौथे पांचवे को आंसर नहीं कर रहा है इसका मतलब चौथे पांचवे से डिसअग्री. नो, आई डोंट वांट टू आंसर. बस आई डू नॉट लव ईटिंग आइसक्रीम बट आई ईट आइसक्रीम समटाइम्स. जब मैं आइसक्रीम खाता हूँ बस, बट 4 और 5 से सहमत असहमत हूँ ऐसा कतई जरूरी नहीं है, या सहमत हूँ ऐसा भी कतई जरूरी नहीं है. दिस इज फॉल्स. दिस वॉज ऑल अबाउट माई डियर फ्रेंड्स मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स. यदि आपके कोई प्रश्न हो तो दे आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू you see all the participants who are continuously connected with me on this online platform.